तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या रिसर्च मेथड्स यूज किए जाते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इससे पहले हम एक जान लें एक जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा क्या है। तो एक साधारण से शब्दों में या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। हमारे जो मस्तिष्क है, मन है, इसका एक वैज्ञानिक अध्ययन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। दिस कंसिस्ट ऑफ वेरियस रिसर्च मेथड्स। अब जब भी हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारी रिसर्च मेथड्स आती हैं दैट वी यूज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एवरी रिसर्च हैज अ गोल। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि कोई भी रिसर्च होता है तो उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका एक गोल होता है, एंड इट इज अचीव्ड थ्रू अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। और ये जो गोल्स होते हैं इसको अचीव करने के कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं, अप्रोप्रिएट मेथड्स होते हैं। आइए देखते हैं कि लेट्स सी व्हाट आर द गोल्स ऑफ रिसर्च। अब देखते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। गोल्स ऑफ रिसर्च: टू बेटर अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक मेथड्स used by cognitive psychologists, one must grasp the goals of research in cognitive psychology. Briefly, those goals include data gathering, data analysis, theory development, hypothesis formulation, hypothesis testing, and perhaps even application to setting outside the research environment. तो रिसर्च का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डाटा कलेक्शन, जिसे हम डाटा गैदरिंग भी कहते हैं। और जिस भी विषय वस्तु से संबंधित रिसर्च हम कर रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, उससे संबंधित डेटा गैदर किया जाता है, फिर उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पे सिद्धांत का निर्माण होता है, थ्योरी डेवलपमेंट होता है। और इसके लिए जरूरी होता है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, कि हम पहले क्या अनुमान लेकर चल रहे हैं कि हमारे अगर हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो इसे एक आप इंटेलिजेंट गेस भी कह सकते हैं कि हम क्या अनुमान लेकर चल रहे हैं कि हमारे फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं, उस दिशा में हम सोचते हैं और इन हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। और फाइनली जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाती है और वो थ्योरी का रूप ले लेती है तो हम देखते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में या आउटसाइड सेटिंग्स में इस रिसर्च का क्या रोल है। हाउएवर, मोस्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट वांट टू अंडरस्टैंड मोर देन कॉग्निशन। और जहाँ तक बात है कि हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है वो इससे परे भी जाना चाहते हैं कि कॉग्निशन क्या, इससे आगे की चीजें भी जानना चाहते हैं। दे आल्सो सीक टू अंडरस्टैंड द हाउ एंड व्हाई ऑफ थिंकिंग, कि किस तरह से सोचने की प्रक्रिया होती है और ये कैसे होती है। दैट इज रिसर्चर सीक वे टू एक्सप्लेन कॉग्निशन एज वेल एज डिस्क्राइब इट। और जो रिसर्चर हैं वो जानना चाहते हैं कि कॉग्निशन क्या है और इसे किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है इन अ बेटर वे। To move beyond description, cognition psychologists must leap from what is observed directly to what can be inferred regarding observations. ये इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये क्या क्या चीजें बता सकते हैं। अब बात करें कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं रिसर्च का पर्पज से। तो इसमें सबसे पहले है लेबोरेटरी और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, दूसरा है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, तीसरा है सेल्फ रिपोर्ट केस स्टडीज, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, चौथा है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो अलग अलग मेथड्स हैं इसके अलग अलग एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन एन एक्सपेरिमेंटर या एक रिसर्चर कह लीजिए कंडक्ट रिसर्च करता है, टिपिकली इन ए लेबोरेटरी सेटिंग, एक लैब में। द एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल एज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन एज पॉसिबल। और एक्सपेरिमेंटर अधिक से अधिक चरों को जो रिसर्च को प्रभावित करते हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दीज आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स इन एनी गिवन एक्सपेरिमेंट। और अगर हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात करें, प्रयोगात्मक अनुसंधान की बात करें, तो इसमें मुख्यतः दो चर होते हैं।
पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको शॉर्ट में हम आईवी और डीवी भी बोलते हैं। द irrelevant variables are held constant are called control variables। और कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपके रिसर्च को प्रभावित कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और इनको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल वेरिएबल्स, या इसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी या मॉडरेटर वेरिएबल भी कहा जाता है। इन इम्प्लीमेंटिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड को इम्प्लीमेंट करने में एक्सपेरिमेंटर मस्ट यूज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड रैंडम सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण है कि जब कोई प्रयोगात्मक अनुसंधान किया जा रहा है स्पेशली कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, तो यहाँ पे यह देखना महत्वपूर्ण है कि हम जो सैंपल चूज कर रहे हैं या जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसका वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन करता हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। He or she must also exert rigorous control over the experimental condition। और जो एक्सपेरिमेंटर है उसका बहुत अच्छा नियंत्रण होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे। If those requisites for the experimental methods are fulfilled, the experimenter may be able to infer probable causality। This influence is of the effects of the independent variable, जिसे ट्रीटमेंट कहा जाता है, ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए गिवन पॉपुलेशन। तो इन शॉर्ट आपको ये भी समझना होगा कि अगर हम कहें कि शॉर्ट में कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, तो कहा जा सकता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द रिसर्च इन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सीन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इन कंट्रोल कंडीशन। ठीक, अब आगे हम बात करें साइको बायोलॉजिकल रिसर्च, जो सेकेंड मेथड है। Through psychobiological research, investigators study the relationship between cognitive performance and cerebral events and situations। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत जो रिसर्चर है वो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी जो संज्ञानात्मक कार्य हैं और सेरेब्रल इवेंट्स और सिचुएशंस, जो बौद्धिक घटनाएं घटित होती है, सिचुएशंस है, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, एक दूसरे पे क्या प्रभाव है, ये देखने की कोशिश करता है। द वेरियस स्पेसिफिक टेक्निक्स, कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स यूज की जाती हैं इसमें साइको बायोलॉजिकल रिसर्च में, जनरली फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज। इसके तीन कैटेगरी है। द फर्स्ट कैटेगरी इज दैट ऑफ टेक्निक फॉर स्टडिंग एन इंडिविजुअल ब्रेन पोस्ट mortem relating the individual's cognitive function prior to death। इसमें पोस्टमार्टम टेक्निक यूज किया जाता है। इसके द्वारा ये जाना जाता है कि जो कोई इंडिविजुअल है उसके डेथ से पहले कॉग्निटिव फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहे थे, टू ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ द ब्रेन। द सेकेंड कैटेगरी, इसमें जो दूसरी कैटेगरी है, टेक्निक फॉर स्टडिंग इमेजेस शोइंग structure of or activities in the brain of any individual who is known to have a particular cognitive deficit। और दूसरा, कुछ इमेजेस के थ्रू जानने की कोशिश की जाती है इंडिविजुअल के ब्रेन को who is known to have a particular cognitive deficit। द थर्ड इज टेक्निक फॉर obtaining, जो थर्ड टेक्निक है obtaining information about cerebral process during the normal performances of cognitive activity। या तीसरा ऐसे टेक्निक है जिसके द्वारा जो मस्तिष्क की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उसके जानने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हम बात करें जो थर्ड टेक्निक है जिसके अंतर्गत सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, द साइकोबायोलॉजिकल स्टडी ऑफन फोकस ऑन प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन of discrete aspect of cognitive across individual to obtain richly textured information about how particular individual think in a broad range of context। यानी कोई व्यक्ति किसी एक घटना के संदर्भ में किस तरह सोचता है, उसके विचार कैसे हैं, इसको जानने के लिए सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है। रिसर्चर में यूज सेल्फ रिपोर्ट, इसमें क्या है, सेल्फ रिपोर्ट का यूज किया जाता है। इसमें होता है एन इंडिविजुअल्स ओन अकाउंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। केस स्टडी में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति है उसकी इन डेप्थ स्टडी की जाती है। और ऑन द अदर हैंड
और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें डिटेल स्टडी किया जाता है कॉग्निशन परफॉर्मेंस इन एवरीडे सिचुएशन एंड नो लेबोरेटरी कॉन्टेक्स्ट। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत किसी इंडिविजुअल को एक विशेष कंडीशन में रख के और ये श्योर किया जाता है कि नेचुरलिस्टिक तभी हो पाएगा जब उसे नेचुरल सेटिंग्स दी जाए और उसमें कोई बनावटीपन ना आने पाए, यानी किसी का ऑब्जर्वेशन तो किया जा रहा है लेकिन उसे ये ना पता चले कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, तभी जाके नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो पाता है। ऑन द अदर हैंड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज मोस्ट यूजफुल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। Research based on qualitative methods is often particularly useful for formulation of hypotheses. These methods are also useful to generate description of rare events or process that we have no other way to measure. अब कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसको हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो उन विशिष्ट घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए कि इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी या केस स्टडी आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का समय जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया है। तो देखते हैं इसमें क्या बातें होती हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स प्लेड अ फंडामेंटल रोल in the emergence of study of cognitive psychology. One kind of influence is indirect through methods of human cognition based on model of how computer process information. एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है और हमारे ह्यूमन माइंड के प्रोसेसिंग में किस तरह के सिमिलरिटीज हैं। तो अगर इसकी बात करें तो अनदर काइंड ऑफ डायरेक्ट that is through computer simulations and artificial intelligence. In computer simulation, researchers program computers to imitate a given human function or process. इसमें क्या होता है कि इस तरह का प्रोग्राम रिसर्चर बनाता है जो इमिटेट करता है ह्यूमन फंक्शंस को या प्रक्रिया को। सम रिसर्चर इवन हैव attempted to create computer models to entire cognitive architecture of human mind. और कुछ रिसर्चर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कंप्यूटर मॉडल को इस तरह से बनाने की जिस तरह की ह्यूमन माइंड काम करता है। देयर मॉडल्स हैव सिमुलेटेड हीटेड डिस्कशन रिगार्डिंग हाउ द ह्यूमन माइंड में फंक्शन एज अ होल। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरह से मानव का जो दिमाग होता है, मनुष्य का दिमाग होता है, वो पूर्णतया या उसको कह दें होलिस्टिक अप्रोच के साथ कैसे काम करता है। समटाइम्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ब्लर्ड, इट इज आल्सो पॉसिबल टू कंबाइन द टू अप्रोचेस। कई बार क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सिमुलेशन के बीच में इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है कि ब्लर जैसा हो जाता है, और इट इज आल्सो पॉसिबल टू कंबाइन द टू अप्रोचेस। और कई बार ऐसा भी संभावना देखा जाता है कि इन दोनों अप्रोचेस को, कंप्यूटर सिमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक साथ कंबाइन करके स्टडी किया जाए। Cognitive psychologists often broaden and deepen their understanding of cognition through research in cognitive science. और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कॉग्निटिव और डिटेल में और ब्रॉडली स्टडी करने के लिए या गहराई से स्टडी करने के लिए कॉग्निटिव साइंस के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। कॉग्निटिव साइंस की बात करें तो कॉग्निटिव साइंस क्या होता है, तो cognitive science is a cross-disciplinary field that use ideas and method from cognitive psychology, psychobiology, artificial intelligence, philosophy, linguistics and anthropology. तो एक तरह से अगर हम कॉग्निटिव साइंस की बात करें, देयर आर डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अभी हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात किया कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड है। जबकि अगर हम कॉग्निटिव साइंस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आया है, आपको दोबारा से देखना होगा, क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड है ये, जिसमें अलग अलग विषयों का एक दूसरे पे प्रभाव देखा जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं एक बार फिर से आप देखेंगे तो इसमें जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, आइडिया और मेथड्स हो तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हैं, और किसके साथ प्रयोग किया जा रहा है, साइकोबायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब बात करें जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यूज दीज आइडियाज एंड मेथड्स टू फोकस ऑन द स्टडी ऑफ
हाउ ह्यूमन एक्वायर एंड यूज नॉलेज, यानी जो अभी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात किए, अलग अलग फील्ड्स की बात किए, चाहे वो साइकोबायोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिलॉसफी हो, लिंग्विस्टिक हो या एंथ्रोपोलॉजी हो और कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो, तो इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं, आइडियाज यूज होते हैं, उसका कम्प्रिहेंसिव यूज करते हुए जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ह्यूमन एक्वायर एंड यूज नॉलेज, कि किस तरह से मनुष्य नॉलेज गेन करता है और उसका प्रयोग करता है। दे आल्सो वर्क इन कोलैबोरेशन विद द अदर साइकोलॉजिस्ट सच एज सोशल साइकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ सोशल कॉग्निशन। और इसके साथ ही साथ तो वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जैसे सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कॉग्निशन काम करता है सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, या इसे आप सोशल कॉग्निशन भी कह सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट हूँ स्टडी मोटिवेशन इन इमोशन एंड इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट। और इसके साथ ही साथ वो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो मोटिवेशन पे काम करते हैं, इमोशंस पे काम करते हैं, इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके साथ एक कोलेबोरेशन करते हैं। और इन सब का मूल उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से ह्यूमन यानी मानव नॉलेज एक्वायर करता है और यूज करता है। थैंक यू, आज के क्लास के लिए इतना। फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी।